जय हिंद साथियों। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते। मैं अपने मन का गान लिए फिरता हूं। डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की श्रेष्ठ कविता है। और मेरा आपके बीच में आने का मकसद, ये जो टाइटल आप पीछे देख रहे हैं, पहले भी इस पे एक सेशन किया, मुझे आज फिर याद आ गया। और याद आने का एक विशेष कारण था और बड़ा छोटा सा कारण था, और वो मुझे अभी बताना था। इसलिए क्योंकि मैं मार्केट में आई बहुत सारी पुस्तकों का लगातार मैं बड़ा गहन अध्ययन करता रहता हूं। और कई सारे जो हमारे साथी हैं उनके जो भी यूट्यूब सेशंस रहते हैं जहां कई स्ट्रेटजिक वो बनाते हैं, उसका भी मैं विश्लेषण करता रहता हूं। थोड़ी सी मत भिन्नता होती है, मत भिन्नता हो सकती है। मत भिन्नताएं बनाए रखने का हमको अधिकार होता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। मैं मेरे सोचने को जस्टिफाई कर सकता हूं, लेकिन मुझे कम से कम ये कहने का अधिकार नहीं होता है कि वो व्यक्ति गलत सोच रहा है। वो उसका दृष्टिकोण है, वो उसकी साइड है। मुझे अपने विद्यार्थियों से जो कहना था वो मैं कहूंगा। मैं अपने मन का गान लिए फिरता हूं, तो मुझे जो कहना था, और विशेष तौर पे तृतीय श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों से, क्योंकि मार्केट में मैंने पुस्तकें देखी जहां विशेष तौर पर जहां पाठ्यक्रम पूरी तरीके से क्लियरली सारे बिंदुओं में वर्णित है, वहां वहां पर कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत होती है पाठ्यक्रम के ऐसे विवरण पर जहां पर अंदर बिंदु अंकित नहीं होते हैं, जहां पर अंदर का डिटेल अंकित नहीं होता है। वहां बच्चे इस भ्रम में रहते हैं कि क्या तैयारी करें और क्या तैयारी नहीं करें। और यही भ्रम बच्चों में आज अभी है। मैं ये सितंबर एंड होने वाला है, तो अभी इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 माह लगभग बाकी हैं, 3 साढ़े 3 माह। अभी से बच्चे इस बात को ध्यान में रख के चलेंगे। शायद इस सेशन का मैं इसको 2-3 माह बाद करूं तब शायद कोई अर्थ ना हो, और इसलिए मैं विद्यार्थियों को बोलता हूं। और मेरा जो परिप्रेक्ष्य, मेरा जो संदर्भ है वो इस बात को लेकर के है कि शैक्षिक परिदृश्य में क्या क्या पढ़ा जाए। तो शैक्षिक परिदृश्य में जैसे आपने देखा आपके सिलेबस में वर्णित है कि शिक्षण अधिगम के नवाचार, शैक्षिक प्रबंधन तथा संबंधित समितियां, केंद्र तथा राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, और आरटी अधिनियम और नई शिक्षा नीति राजस्थान के परिप्रेक्ष्य, वो दोनों तो क्लियर है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन शिक्षा अधिगम के नवाचार, इसमें कौन कौन से नवाचार पढ़े? शैक्षिक प्रबंधन और संबंधित समितियां, इसमें कौन कौन सी समितियां पढ़े? क्या हमको अभिकरण पढ़ने हैं, जो शैक्षिक अभिकरण है, चाहे RSCRT हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, राजस्थान पाठ्यपुस्तक मंडल हो, उच्च अध्ययन संस्थान हो, डाइट हो, राजस्थान इंस्टीट्यूट ओपन स्कूल हो, आप देखेंगे अलग अलग टीचरों के अलग अलग मत हैं। और मैं बड़े सम्मान के साथ, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात, एक छोटा सा प्रश्न में ऑनलाइन उछालता हूं कि जिन सम्मानित साथियों ने इस बात को कहा है कि राजस्थान के शैक्षिक परिदृश्य में चूंकि सिलेबस में लिखा नहीं है, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से, RSCRT से, या डाइट से, या उच्च अध्ययन संस्थान से, या स्टेट ओपन से, इनमें से कहीं से कोई प्रश्न आने वाला नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि उन्होंने ये कहा किस आधार पर है। और दूसरा मेरा प्रश्न है कि अगर प्रश्न आ गया तो क्या आप अगेन एक यूट्यूब सेशन करके आप बच्चों से माफी मांगेंगे? आप ये भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय आप फिर यूट्यूब सेशन पे भी नहीं होते। और अगर आप आ भी जाएंगे तो उससे बच्चे जिनका नुकसान हो चुका होगा, कम से कम उनका नुकसान वापस आने वाला नहीं है। मेरा व्यक्तिगत सजेशन है, मैं बड़ी विनम्रता से ये सजेशन मैं दे रहा हूं। और उन शिक्षक साथियों का अपना मत है, उसका सम्मान है। मेरा अपना व्यक्तिगत मत ये है कि शैक्षिक परिदृश्य में जो पूरा सिलेबस जो अवर्णित है, उस अवर्णित में हमको अपने विवेक से चलना है। तो ऐसे सभी विद्यार्थी जो शैक्षिक जितने भी अभिकरण राजस्थान के हैं, एजेंसीज है, क्योंकि उनका शैक्षिक परिदृश्य में सबका बड़ा इंपोर्टेंट रोल है, उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हमारा कर्तव्य यह है कि हम शैक्षिक परिदृश्य से जुड़ी हर संस्था, हर अभिकरण को अध्ययन करके चले। क्योंकि परीक्षा में जब सवाल आ गया, मैं ऐसे कितने प्रमाण में आपको दूं, चाहे गत वर्षों में रीट हुई या सेकंड ग्रेड हुए, जब सिलेबस में लिटरली वर्णित कोई टॉपिक नहीं था, लेकिन परीक्षा में हर बार उसमें से सवाल आए हैं। उदाहरण के लिए आप शिक्षण विधियों के सिलेबस को देखेंगे, गत वर्षों में, रीट के इस वर्ष के भी, वहां पे कहीं पर भी इकाई योजना, वार्षिक योजनाएं, ये सारा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन लगभग हर वर्ष योजनाओं में से सवाल आते हैं।
आप गढ़ शिक्षण विधियों की बात कर रहा हूं, वहां पे मौखिक अभ्यास, लिखित कार्य, गृह कार्य, इनके महत्व कहीं भी सिलेबस में वर्णित नहीं है, लेकिन हर बार प्रश्न आए हैं। आप देखेंगे शिक्षण के उद्देश्य संज्ञानात्मक भावात्मक पक्ष के सापेक्ष कहीं भी वर्णित नहीं है, लेकिन बिना उनके शिक्षण विधियों के प्रश्न आते ही नहीं है। सिलेबस में तो वो लिखे हुए नहीं है। हम स्वविवेक से, मैं तो स्वविवेक से 3 साल से बच्चों को इनकी सघन तैयारियां कराता हूं और सघन सवाल आए हैं। हर रीट ने मेरे इस दावे को पुख्ता किया है। हर रीट में इस बात को मैंने दृढ़ता से कहा है कि जो छिपे हुए बिंदु हैं उनको पहचानने की नजर रखो। तो वो शिक्षक साथी अगर कह रहे हैं कि नहीं आएगा, मैंने ये मान लिया नहीं आएगा तो ठीक है, लेकिन अगर आ गया तो क्या करेंगे? मैं तो पढ़ा रहा हूं बच्चों को, अगर आ गया तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक, लेकिन आप आत्मविश्वास लेकर के तो जाओगे कि आप परीक्षा भवन में पहुंच गए हो, लेकिन पीछे कुछ छोड़ के नहीं आए हो। वो सब कुछ तर्कश जो आपके पास युद्ध में काम आ सकते हैं, वो सारे तर्कश आपके पास हैं। तो फिर आप देखिए, फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, वो कॉन्फिडेंस आपका दूसरे कई सारे टॉपिक्स में भी सहायता देगा। ध्यान रखो, प्रयास और सफलता में सिर्फ 1 अंक का अंतर होता है। ये मैंने आपको पिछली बार उदाहरण दिया था। कोई भी 1 अंक, किसी भी एक टॉपिक, कितने टॉपिक है? 5-7 टॉपिक है। 5-7 टॉपिक अगर आप याद करके जाओगे, क्या ये शैक्षिक परिदृश्य में नहीं है? फर्स्ट ग्रेड के शैक्षिक परिदृश्य वाले खंड में लिटरली इनको लिखा गया है। बीएचईआर, आरएससीआरटी, डाइट, उच्च अध्ययन संस्थान, आईएससी, आरएसओआर, स्टेट ओपन स्कूल, आरएसटीबी, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल, सबको लिटरली लिखा है। तो नवाचार में, शिक्षण अधिगम के नवाचारों में, विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं में, समितियों में, एजेंसी लिखा नहीं है, अभिकरण लिखा नहीं है, लेकिन पढ़ें। और मैं फिर कह रहा हूं कि 3.5 माह पहले ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी आपके पास सब कुछ लेकर के चलने का समय है। तो मैं इस बात को तो कह सकता हूं विद्यार्थियों से कि आप मेरी बात को सुन सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो मान सकते हैं, लेकिन मुझे कम से कम ये कहने का अधिकार नहीं है कि आपको मेरी माननी है, बाकी किसी की नहीं माननी है। मैं किस बात को क्यों कहूं? मुझे कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों के अगर ऐसे किसी नुकसान को फिर कोई दूसरा संभाल नहीं पाएगा। और वो विद्यार्थी जो ऐसे किसी छोटी से, इस गलती से, छोटे से उससे अगर कहीं सिलेक्शन से वंचित रहता है, ये घबराहट उन बच्चों में बहुत ज्यादा हो रही है, सर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। खुद मेरे पास हजारों फोन आते, सर इनको पढ़े कि नहीं पढ़े। और मैंने हमेशा इनको कहा कि 5-7 टॉपिक पढ़ लोगी तो क्या हो जाएगा? जहां आप 50 टॉपिक पढ़ रहे हो, वहां 55 टॉपिक पढ़ लोगे, आपका हो क्या जाएगा? मैं तो नहीं समझता हूं, लेकिन शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण है, इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। नवाचार में कौन कौन से नवाचार आप लेने वाले हैं? अलग अलग पुस्तकों में देखेंगे, एक पुस्तक के राइटर ने अपनी मर्जी से जो चाहा है वो लिख दिया है, दूसरी पुस्तक को देखेंगे उसको जो जचा वो लिख दिया है, तीसरे ने जो जचा, उसने इन दोनों का जचा ही नहीं, उसने वो लिखा ही नहीं, उसने अपने लिख दिए। सारा कॉपी पेस्ट का खेल चल रहा है। स्वविवेक से पढ़िए, अपने विवेक से पढ़िए। अधिकाधिक अधिकाधिक कंटेंट को तैयार करने का अभी अवसर है, समय है। 3.5 माह कम से कम आपके एग्जाम में अभी आज की डेट में तो कम से कम है। ये समय कम नहीं होता है, और इस कम समय में भ्रमित होकर के अगर आप अपनी तैयारी को कहीं ऐसे कुछ छिन्न भिन्न कर लेंगे, निश्चित तौर पर आप सभी मेरे छोटे भाई हैं, मैं नहीं समझता हूं कि आपका, ईश्वर ना करे, कहीं आपका नुकसान हो जाए। तो अच्छे से पढ़ें, जम के पढ़ें, स्वविवेक से पढ़ें, आपको जो अच्छा लगता है। लेकिन मैं एक वाक्य जो सजेशन के तौर पे दे रहा हूं, सलाह के तौर पे दे रहा हूं, और मैंने, मेरी पिछली सारी सलाह है वो कितनी प्रामाणिक और कितनी वो रही हैं, वो मेरे साथ चलने वाले विद्यार्थियों ने समय समय पे महसूस किया है। हर रीट ने इस बात को सिद्ध किया है। मैं कई बार कहता हूं, गणित का आदमी, मनोविज्ञान का आदमी हूं, मुझे कहने और सिद्ध करने में ज्यादा आनंद आता है, कहने और सिद्ध करने की ताकत रखता हूं, इसलिए मैं इस बात को बोलता हूं। तो तैयारी करें, अधिकाधिक मैटर पढ़ें, और अगर इस तरीके का कोई कथन आपके दिमाग में संशय पैदा करता है कि ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये सीमितताएं आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं। प्रयास और सफलता के बीच में 1 अंक का अंतर होता है। वो 1 अंक कहीं रह ना जाए, सिलेक्शन रह ना जाए, सपना फिर आपकी पूरे होने के लिए समय कम से कम 2.5-3 साल बाद आएगा अवसर, ये आपको ध्यान में रख करके योजना बनानी है। तो ये अगले 3-3.5 माह आपकी जिंदगी के सबसे बड़े 3.5 माह साबित हो, सबसे यादगार, सबसे अविस्मरणीय 3.5 माह साबित हो। इसके लिए पूरी ताकत, जितनी ताकत झोंक सकते हैं उतनी झोंकिए। मैंने तो अपने एप्लीकेशन में, अपने पाठ्यक्रम में, जो बच्चे एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने से घबरा रहे थे, मैंने अलग से एक फोल्डर बना करके दिया कि जिन बच्चों को पढ़ने का शौक है, क्योंकि मेरे अधिकांश बच्चे ऐसे जो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, जो
टॉपिक्स को कवर करते हुए साथ साथ चलने वाले टॉपिक्स होते हैं, उनके लिए मैंने दिया और वो बच्चे वहां से पढ़ रहे हैं। और फिर मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम आएगा तब हम बताएंगे हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये तो समय की बात है, अभी तो दावे भरने से क्या होगा। चलिए साथियों, आप सभी को शुभकामनाएं। 3.5 माह बाद हॉर्न बजाना मेरा जरूरी है, 3.5 माह पहले, क्योंकि एग्जाम के ठीक समय पे मैं ये हॉर्न बजा रहा हूँ, तो शायद फिर इस हॉर्न का कोई अर्थ में नहीं। आप सभी को सफलता की शुभकामनाएं। आप सभी के लिए नवरात्रा, शुभ नवरात्रा चल रहे हैं, माता रानी की कृपा आप सभी पर रहे। मैं ये आप सबको मैं नवरात्रि की शुभकामनाएं पहले दे चुका हूं। ऑफर चल रहा है कोर्सेज पे, आप चाहें तो ले सकते हैं। सिर्फ अब तो कोर्स बड़ा सज गया है, शानदार कोर्स हो गया है, बड़ा सज गया है, लगभग सिलेबस कंप्लीट होने की दिशा में है। हिंदी अंग्रेजी की शिक्षण विधियों पे थोड़ा सा काम बाकी है, उस काम को मुझे करना है। बाकी पूरा कोर्स लगभग इतना सज के तैयार है, शानदार कोर्स है। आप चाहें तो ले सकते हैं, चाहें तो देख सकते हैं। आपके लिए श्रेष्ठ सप्लीमेंट्री कोर्स मैंने दे रखा है। तो चलिए विद्यार्थियों, आप सभी को, मुझे ये एक्चुअल में उसका एंडोर्स नहीं करना था, मुझे ये कहना, आपको सजेशन देना था कि आप ज्यादा मैटर को कवर करके चल सकते हैं, ये आपके लिए हितकर रहने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।